आपके समक्ष रूबरू हुआ हूं 2023 की कुछ प्रमुख बातों को लेकर। जैसा आप सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की एक धुरी है जिसके जरिए कोई भी देश और प्रदेश अपनी तरक्की के रास्ते खोलकर वहां के नागरिकों को एक सुविधाजनक और सहूलियत का जीवन देने के लिए प्रेरित करता है। इसी क्रम में आजादी के बाद लगातार ये चुनौतियां रही कि भारत का बुनियादी ढांचा कैसे विकसित हो, भारत की खेती कैसे उन्नत हो और भारत में रोजगार के अवसर कैसे बढ़े। एक बड़ी चुनौती थी। थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाएं तो इससे पहले की जो जानकारी थी, जो इतिहास था, वो केवल इमोशंस और स्लोगन्स का था। देश की राजनीति में नारों पे या भावनाओं पे चुनाव होते रहे, लेकिन आकांक्षाओं पे पहली बार देश की जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को 90 के दशक में प्रधानमंत्री के पद से नवाजा। और उस समय वाजपेयी जी कहते थे कि जब पहिया घूमता है तो देश की अर्थव्यवस्था घूमती है, और उन्होंने इस बुनियादी विकास को ध्येय बनाया। और यही कारण है कि आज देश में 7 लाख किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और 70,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राजस्थान में गांव से गांव, शहर से शहर जुड़े हैं। एक सामान्य से उदाहरण आपको दिया, किसानों का जीवन बदलने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऐसी कुछ चीजें थी जिसके जरिए आम व्यक्ति का जीवन बदलने की कोशिश हुई। अब जो देश में पहली बार मैं समझता हूं कि राजनीतिक जो बदलाव आया, देश में आपातकाल के खिलाफ संघर्ष हुआ, देश के लोकतंत्र पर प्रहार हुआ और देश जूझता रहा उसी तरीके की मानसिकता से जो मुगलों और अंग्रेजों के समय तानाशाही थी। उस तानाशाही का प्रतिकार हुआ और भारत की जनता उठ खड़ी हुई। आपातकाल के उस संघर्ष को किसे याद नहीं है। 77 में बदलाव आया, एक लोक कल्याणकारी सरकार आई, वो किसी न किसी वजह से शिकार हुई अंदरूनी राजनीति की, और देश में एक बार फिर से वोट बैंक की राजनीति ने देश के नागरिकों को छला और ठगा। लेकिन श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन से देश में एक सांस्कृतिक जागरण की लहर पैदा हुई। देश के लोगों में एक बड़ा व्यापक प्रभाव हुआ संस्कार का और आस्था का। उसके बाद के कालखंड में कुछ ऐसी शिथिलता आई, स्टेग्नेशन आया। लेकिन 2014 ये देश नहीं विश्व की राजनीति के लिए एक बड़ा इस तरीके का समय था जब 2014 में कांग्रेस की अराजकता, भ्रष्टाचार, महंगाई, जातिवाद, वोट बैंक, तुष्टीकरण, इन सब को धता बताते हुए भारत के जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बहुमत दिया और देश में प्रतिबद्धता के आधार पर पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर जिन्होंने सत्ता संभाली। बदलाव तो था एंटी इनकम्बेंसी के कारण, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस 2014 की केंद्र सरकार को पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस में बदलते हुए सबसे पहले बुनियादी विकास को तवज्जो दी। उन्होंने वैचारिक मुद्दों के समाधान के लिए भी लगातार उसी प्रतिबद्धता से काम किया, और यही कारण है कि उनका जो स्लोगन है, जो उनकी पंचलाइन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी सरकारों के साथ साथ जन भागीदारी। लेकिन उस पृष्ठभूमि में 14 से आज तक यदि इस बजट तक आए तो देश के अनेकों लोगों के, करोड़ों लोगों के बैंक खाते हैं। आज 47 करोड़ बैंक के खाते हैं। सीधा किसी गरीब का, विधवा का, दिव्यांग का, उसके हक का पैसा उसके खाते में जाता है। जो अभिनव काम हुए जिसने लोगों की जीवन रेखा को बदला, इसी तरीके से स्वच्छ भारत मिशन, जिसके जरिए 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, धुएं से मुक्ति, ये प्रधानमंत्री का संकल्प था, और 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के कनेक्शंस ने देश की महिलाओं को उसी तर्ज पर एक उनको सहूलियत देने का काम किया। कहा जाता था कि कोई आवास की योजना थी किसी समय, न छत होती थी, न ईंटें होती थी, न खिड़की होती थी, उसका कोई वजूद नहीं होता था और वो हवा हो जाता था वो मकान। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे नीचे तक पहुंचते हैं। तो न मकान था, न सहूलियत थी, न उसके हक का पैसा था, लेकिन 3 करोड़ लोगों को मकान मिलना ये बड़ी बात है। राजस्थान में भी लगभग 17 लाख लोग इसी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा रहे हैं। 63 लाख
उज्ज्वला के कनेक्शन राजस्थान की हमारी माताएं बहनें ले रही हैं। 77 लाख किसानों को दुनिया की जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है किसानों के लिए, वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आज 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ का सीधा हस्तांतरण ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए होता है। भारत के बारे में जब देखा जाता है, सुना जाता है, तो भारत के उस अर्थव्यवस्था पर जब नजर डालते हैं तो कोई समय था जब भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में गिनती नहीं होती थी। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि जिन ब्रिटेन के हम उपनिवेश में, उस ब्रिटेन को पछाड़ते हुए भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और वही कोरोना के कालखंड में जब देश, पूरी दुनिया में ये चर्चा थी कि कोई ऐसा वक्त होगा कि जब भारत कोरोना की लड़ाई में हारेगा, भारत बिखर जाएगा, मैं देश के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि उस समय उन्होंने भारत के लोगों में आत्मविश्वास जगाए रखा, इच्छा शक्ति से वैक्सीन का निर्माण के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन किया। 9 महीने में वैक्सीन बनना और 230 करोड़ लोगों तक वैक्सीन लगना, ये अपने आप में दुनिया में किसी चमत्कार से कम नहीं है। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए अन्न उपलब्ध कराना, और आज भी इस बजट में भी उसका सीधे सीधे प्रस्ताव है। मित्रों, सुरक्षा सबसे बड़ी जरूरत होती है, और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि लोकतंत्र के बाद भारत की सेना, ये भारत का गर्व है। आज उसी सेना के संसाधनों को विकसित करने के लिए 5,94,000 करोड़ का बजट का प्रस्ताव, ये अपने आप में भारत की सुरक्षा को पुख्ता करता है। किसानों के लिए किस तरीके से समर्पित है, केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं, बजट में पिछली सरकार में 14 से पहले जो सरकार थी, केवल प्रावधान था 21,000 करोड़ का। उसके बाद प्रावधान हुआ 1 लाख करोड़ का, आज 1.25 लाख करोड़ का प्रावधान खेती को बदलने के लिए, 20 लाख करोड़ का ऋणों की, कृषि ऋणों के लिए ये व्यवस्था करना अपने आप में भारत की प्रतिबद्धता है। रेलवे के विकास के लिए जिस तरीके से 2,41,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रावधान, और मैं देख रहा था रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का वक्तव्य, जिसमें 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश राजस्थान में होगा। ट्रेनों के फेरे बढ़ेंगे, आमान परिवर्तन होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, वंदे भारत ट्रेन चलेगी। यानी राजस्थान को रेलवे के दृष्टि पे विकसित करने का बड़ा काम हुआ है। अभी हमारा सौभाग्य है कि 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी देश के एक ऐसे अभिनव हाईवे का, एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। मुंबई, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे की ड्राइव, यानी ये पहला ऐसा हाईवे होगा। राजस्थान को इससे भी ज्यादा सौगातें दी हैं भारतमाला के जरिए। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हम कांडला से और अमृतसर जुड़ेंगे, लेकिन उस भारतमाला ने पूरे राजस्थान को हिंदुस्तान से जोड़ा है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिसका मैं उल्लेख करूंगा तो समय कम होगा, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए खासतौर पर 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान वास्तव में उस जनजाति के उस तबके को जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी चीजों से, रोजगार से जूझता है, उसके लिए प्रावधान हुए। एकलव्य विद्यालयों में जो खासतौर पर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए खोले गए, वो मोदी सरकार का एक ऐसा उपक्रम है जिससे जनजाति के विद्यार्थियों को सहूलियत मिलेगी। उसमें 38,000 शिक्षकों की भर्ती, ये मैं समझता हूं कि एक बड़ा उपाय है। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मिशन के जरिए जो नौजवान हैं, 47 लाख नौजवानों को स्किल, उनको दक्ष किया जाएगा। एक बड़ी संख्या के नौजवान दक्ष होकर निकलेंगे और रोजगार के अवसर उनको उपलब्ध होंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, जिसमें सभी चीजें समाहित हैं, उसमें हर तरीके के, हर तबके का ध्यान रखा गया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ये हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आएगा। 100 लाख करोड़ रुपए जो प्रावधान हुआ है वो अपने आप में बड़ा है, जिसमें सड़कों का निर्माण, हाईवेज का निर्माण, तीनों ही जो हमारे अंग हैं उसमें अलग अलग तरीके से सरफेस पे, जल पे, हवाई यात्रा के जरिए, तमाम इस तरीके की जो चीजें हैं उसके जरिए जो भारत का जो विकास का एक नया अध्याय लिखा जाएगा, उससे रोजगार के सृजन की और ज्यादा संभावनाएं होंगी। स्वास्थ्य, क्योंकि एक कहा जाता है कि निरोगी काया ये किसी भी देश के नागरिकों की ताकत होती है, और उसके लिए 13% पिछली बजट से भी ज्यादा प्रावधान, लगभग 89,000 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया गया है। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट के लिए 1,60,000 करोड़ का प्रावधान, ये अपने आप में एक बड़ी बात है।
मित्रों, मैं कहूंगा कि कुछ भी कहा जाए, लेकिन भारत ने अब विश्व को अपनी तरफ से एक नई दिशा देने का काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने ये साबित कर दिया कि भारत का धर्म, आस्था और अध्यात्म ये अपनी बड़ी ताकत है, जिसको विश्व ने स्वीकार किया। इसी तर्ज पर जब हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, प्रधानमंत्री जी ने भारत की विदेशों में साख बढ़ाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतवंशियों में जो बाहर बसते हैं उनमें एक स्वाभिमान पैदा हुआ है, भारत की चर्चा हुई है। लेकिन इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये घोषित किया है मोटे अनाज के लिए, और श्री अन्न योजना, जिसमें हैदराबाद में मोटे अनाज के लिए रिसर्च के लिए प्रयोगशाला स्थापित होगी। मोटे अनाज को प्रोत्साहन, ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लाभ किसी को होगा तो राजस्थान को होगा। राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों में से 5.5 करोड़ लोग जो किसी न किसी तरीके से खेती और खेती के उससे जुड़े हुए हैं, उसमें मोटे अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में, और भारत दुनिया का दूसरा बड़ा निर्यातक है मोटे अनाज का। मिलेट्स के प्रोडक्ट्स यदि होंगे तो मोटे अनाज को जब प्रोत्साहन मिलेगा तो किसानों को उससे प्रेरणा मिलेगी और उनकी आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, क्योंकि पोषण के लिए दुनिया में मोटे अनाज ने सबका ध्यान आकृष्ट किया। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच देखिए कि उन्होंने सही समय पर, नियत समय पर इस मोटे अनाज को प्रेरित करने के लिए और एक अभिनव पहल की है। तो मोटा अनाज भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि देगा। हमारे यहाँ जो एमएसएमई है, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हैं, उनकी बड़ी तादाद है, करोड़ों में है। राजस्थान में भी 26 लाख के करीब एमएसएमई यूनिट्स हैं। कोरोना में उनको बड़ा तनाव था, उनको सहूलियत देने का काम इस बजट में हुआ है कि जितने देश की 3 करोड़ से भी ज्यादा एमएसएमई है, उन एमएसएमईज को ऋण के जरिए, अनुदान के जरिए, उनको संबल के जरिए भारत की सरकार ने इस केंद्रीय बजट में, निर्मला सीतारामन जी के प्रस्तुत किए गए इस बजट में पूरे तरीके से उनका ख्याल रखा गया कि एमएसएमई यदि विकसित होंगी, समृद्ध होंगी, सक्षम होंगी, तो अंदाज लगाइए कि देश में कितने बड़े रोजगार की संभावनाएं होंगी। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि हम जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बने। तो जितने नौजवानों के लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन करने की इस बजट में प्रावधान है, वो भी अपने आप में एक बड़ा काम होगा। कुल मिलाकर इस बजट के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये सर्व समावेशी है, ऑल इंक्लूसिव। इसमें युवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जितने तमाम तबके समाज के हो सकते हैं, उन सब तबकों का ख्याल रखा गया। इसीलिए कहा गया है कि ये बजट सप्तऋषि को समर्पित है। उसमें युवा भी शामिल हैं, महिलाएं हैं, उसमें ग्रीन एनर्जी के बारे में, ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में सोचा गया, किस तरीके से हाइड्रोजन के जरिए देश में एनर्जी का एक वैकल्पिक स्रोत देखा जाए और उस पर भारत अग्रणी होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के उस प्लेटफॉर्म पर भी भारत ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। गोबर से, और जो गोवर्धन योजना है उस पर भी प्रावधान इसमें किया गया, जिसके जरिए सामान्य तौर पर ऑर्गेनिक खेती से लेकर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से लेकर बाकी जो इससे विकसित जो चीजें होंगी वो खेती को भी ऑर्गेनिक करने में सक्षम होंगी और सामान्य व्यक्ति को एक सब्सिडियरी तौर पर आय के स्रोतों को बढ़ाने का काम करेगी। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि पूरे तरीके से बजट को एक चहुमुखी और बहुआयामी इस तरीके से पेश किया गया। मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ में ये बजट वास्तव में देश के लोगों को एक संबल देने का, ताकत देने का काम होगा। मध्यम वर्ग के लोगों की एक बड़ी मांग थी कि जो टैक्स की जो लिमिट है, मियाद है, वो 5 लाख होती थी। अब भारत की सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों को रिलीफ देने के लिए 7 लाख रुपए के दायरा तय किया है। 7 लाख की आय तक के लोगों को अब कोई इनकम टैक्स देना नहीं होगा। इस पूरे बजट में जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात है वो यही है कि बजट में 7 लाख रुपए की टैक्स सीमा करना, ये मध्यम वर्ग के लोगों को, भारत के क्योंकि बड़ा एक वर्ग है मध्यम वर्ग जो भारत में एक बड़ी संख्या जिनकी है और जो कामकाजी किस्म के लोग हैं, छोटा व्यवसाय करते हैं, छोटी नौकरियां करते हैं, उस लिहाज से एक बड़ा क्रांतिकारी ये निर्णय भारत की सरकार का हुआ है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि ये आम लोगों का बजट है, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी है। तो
तो आज के दिन मुझे आपसे रूबरू होना था। इस बजट की मैं हमारे कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से चाहूंगा कि आम व्यक्ति को ये इस बात का एहसास होना चाहिए कि देश की मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आम कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए पूरे तरीके से समर्पित है और उसका अंतिम ध्येय अंतिम व्यक्ति तक सहूलियत पहुंचाने का भी है, देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का भी है और देश को दुनिया में स्वाभिमान के साथ खड़ा करने का भी है। आप सब जुड़े, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।